जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्रीवियस ईयर वाला जो थर्ड एडिशन बुक लाया गया है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 4, यानी चौथा सेट ये जो है कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोग 3 सेट कवर कर चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे यानी कवर करेंगे बिहार दरोगा 1275 पोस्ट में नियुक्त प्रारंभिक परीक्षा का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 17/12/2023 को द्वितीय पाली में ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है, जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ एस्पायरेंट का जो है प्रॉब्लम होता है कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है ये वो। चलिए एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के थ्रू ही। सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे जा रहा हूँ। देखिए टेलीग्राम मैंने ओपन किया और टेलीग्राम में मैं आपको अपना ग्रुप दिखा देता हूँ। ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको सुपर कॉप आरजे, ये ग्रुप है अपना। और देखिए यहाँ पे डाला हुआ है ना, तीनों पीडीएफ यहाँ पे डाला हुआ है। तो इससे ही आप लोग को देखना है। फर्स्ट सेट डाला हुआ है, सेकंड सेट, थर्ड सेट, तीनों डाल दिए। अब जैसे ही वीडियो डालेंगे सेट नंबर 4, वैसे ही आपको इसका भी पीडीएफ इस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट, इसमें लेट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है। आधार की त्रिज्या क्या है, ध्यान रखिएगा, r है, और ऊंचाई h है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बोलिए, या फिर पाई आर को कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एल मुझे प्राप्त नहीं है। एल मुझे यानी तिर्यक ऊंचाई मुझे पता नहीं, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। उसी पे इसे सॉल्व किया गया है। पाई आर को कॉमन ले लिया गया है, एल प्लस आर जो है ये हो गया। उसके बाद पाई आर तो कॉमन है, फिर ब्रैकेट में आ गया, एल के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, √r² प्लस एच स्क्वायर, और आर का आर ऐसा ही आ गया, बस आंसर मिल गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है मैथ का। मैथ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा दरोगा में। ठीक है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो ये संस्था है CSIR नीरी। क्या है? CSIR नीरी। स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना का विकास CSIR नीरी के द्वारा किया गया। CSIR नीरी ने दिल्ली की वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया है। नीरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और वित्त पोषित संस्थान है। नीरी कब स्थापित की गई थी? 1958 में। और कहाँ? नागपुर में, से ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है बस मैंने पिछला 3 सेट करवाया, उसमें से किसी एक सेट में था। तो ये आप समझ सकते हैं कि बिहार दरोगा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1939 यानी 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन जो है 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और महासचिव जो थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HB कामत। फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव कौन थे? HB कामत। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ किया, तो वो आपको ध्यान रखना है, जर्मनी में। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना कब किया? वो किए थे 1 सितंबर 1942 को। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था 29 मार्च 1849 को। कब हुआ था? 29 मार्च 1849 को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना के प्रमुख सर हुग गफ के बीच हुआ था। ठीक है, और फिर अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी का युद्ध, अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में कौन सा युद्ध? मुदकी का युद्ध। दिसंबर 1845 में फिरोज शाह का युद्ध। जनवरी 1846 में बाछोवाल और अलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु फरवरी 1846 में सबराओं की लड़ाई जो कि निर्णायक सिद्ध हुई। अंग्रेजों और सिखों के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुई थी। 9 मार्च 1946 को यहाँ काट दीजिएगा, मतलब गलती से प्रिंट हो गया, 1846 होगा। क्या होगा? 1846। अंग्रेजों और सिखों के बीच 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च
1846 को लाहौर की संधि हुई। और भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को। इसके तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलैयानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो चिलैयानवाल मतलब चिलैयावाला ऐसा बोला जाता है। चिलैयानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुआ था। दूसरी लड़ाई जो है चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। कौन सी नदी? चिनाब नदी के किनारे अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में जो है सिख बुरी तरह पराजित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया था। नेक्स्ट है, इसे क्या करना है? चूज द, हाँ, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो पीपुल हैव सीन उल्व्स इन द स्ट्रीट्स। पीपुल हैव सीन उल्व्स इन द स्ट्रीट्स, तो इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा उल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपुल। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव पैसिव मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप मानिए ना 2-3 क्लास कर लीजिएगा तो एक्टिव पैसिव आराम से कवर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो ये जो अपना पहला खिताब जीते हैं, ये जीते हैं यूकी भंबारी। कौन जीते हैं? यूकी भंबारी। चलिए नेक्स्ट है मेलोरका ओपन 2023 में यूकी भंबारी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉयड हैरिस के साथ पहला एटीपी डबल्स खिताब जीता। यह खिताब टेनिस खेल से संबंधित है। भारत में सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? सबसे उत्तरी दिशा में, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो कोल्ड डेजर्ट। कौन सा हो जाएगा? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ से लेकर 32 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी जो है उत्तराखंड में पड़ता है। 30 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ। मानस जो है असम में पड़ता है 26 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 71 मिनट नॉर्थ। और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में पड़ता है 21 डिग्री 10 मिनट से लेके 22 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में। भारत में कुल 18 जैव मंडल भंडार हैं जो निम्न हैं। सबसे पहले देख लीजिए नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 1986 में इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले। ठीक है, नंदा देवी देख लीजिए उत्तराखंड में, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नौकरेक मेघालय में 1988 में स्थापना है। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई है। सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1989 में हुआ है। मानस जो है असम में है, स्थापना 1989 में हुआ है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, स्थापना 1989 में हुआ है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, स्थापना 1994 में हुआ है। डिब्रू साइखोवा असम में है, स्थापना 1997 में हुआ है। दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, स्थापना 1999 में हुआ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, स्थापना 1999 में हुआ है। कंचनजंगा सिक्किम में है, स्थापना 2000 में हुआ है। अगस्ता मलाई तमिलनाडु और केरल में, स्थापना 2001 में हुआ है। अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, स्थापना 2005 में हुआ। कच्छ का रण जो है गुजरात में है, 2008 में स्थापना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा जैव मंडल है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, स्थापना 2009 में हुआ है और सबसे उत्तरी यही है। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, स्थापना 2010 में हुआ है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में 2011 में इसका स्थापना हुआ है, जो कि सबसे नया है। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार इसका रिवीजन करेंगे। नीलगिरी जो है इसकी स्थापना 1986 में हुई है और ये है कहाँ? तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल में। ठीक है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, स्थापना 1988 में हुआ है। नौकरेक है मेघालय में, इसकी स्थापना 1988 में हुआ है। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में, स्थापना 1989 में हुआ है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1989 में हुआ है। मानस असम जो है असम में है मानस, और 1989 में स्थापना हुआ है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, स्थापना 1989 में हुआ है। देख लीजिए, नीलगिरी की स्थापना 1986, नंदा देवी और नौकरेक इस दोनों की स्थापना 1988, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस और ग्रेट निकोबार इस चारों की स्थापना 1989।
सिमलीपाल की स्थापना 1994, उड़ीसा में। डिब्रू साइखोवा असम में है, 1997 में स्थापना हुआ। सबसे छोटा याद रखना है, सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू साइखोवा। दिहांग और दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, स्थापना 1999 हुआ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, स्थापना 1999 हुआ है। पंचमढ़ी और दिहांग दिबांग दोनों की स्थापना 1999 में हुआ है। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2000 में स्थापना हुआ है। अगस्ता मलाई जो है तमिलनाडु और केरल में 2001 में स्थापना हुआ है। अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, स्थापना 2005 में हुआ है। कच्छ गुजरात में, स्थापना 2008 में, और सबसे बड़ा यही है। ओल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में स्थापना हुआ है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश 2010 में स्थापना हुआ है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में 2011 में स्थापना हुआ है। सबसे नया यही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। उसके बाद चले जाइए पश्चिम बंगाल जो कि 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, केरल में हो जाएंगे 860 व्यक्ति, और उत्तर प्रदेश में 829, और हरियाणा में 573। तो सबसे पहले हो गया बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब आ जाइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और मिजोरम आ जाइए, मात्र 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सिक्किम मात्र 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मणिपुर मात्र 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नागालैंड मात्र 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे न्यूनतम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा दिल्ली 11,320, और चंडीगढ़ हो जाएगा 9258। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्या नाम है, येन। चलिए अब कुछ अन्य देश की मुद्रा और राजधानी देख लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हम लोग सबसे पहले अभी पढ़ेंगे सिर्फ राजधानी। चीन की राजधानी है बीजिंग, तुर्की की राजधानी है अंकारा, फिलीपींस की राजधानी मनीला, क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। बेलीज की राजधानी बेलमोपान, बेलीज की राजधानी बेलमोपान, बेलीज की राजधानी बेलमोपान, बेलीज की राजधानी बेलमोपान। अपने मन में बोलते रहना है, जब तक मैं पूछते रहूँगा तब तक बोलते रहिए। बेलीज की राजधानी बेलमोपान। डोमिनियन गणतंत्र की राजधानी सेंटो डोमिंगो, डोमिनियन गणतंत्र की राजधानी सेंटो डोमिंगो, डोमिनियन गणतंत्र की राजधानी सेंटो डोमिंगो। होंडुरस की राजधानी तेगुसिगलप्पा, होंडुरस की राजधानी तेगुसिगलप्पा, होंडुरस की राजधानी तेगुसिगलप्पा। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। नेक्स्ट, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयन्ने, फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है, कोयन्ने है। टोगा की राजधानी नोको अलाफा, नोकू अलाफा, टोगा की राजधानी नोकू अलाफा, टोगा की राजधानी नोकू अलाफा। बनाआतू की राजधानी पोर्ट विला, बनाआतू की राजधानी पोर्ट विला। नारू की राजधानी यारेन, नारू की राजधानी यारेन, नारू की राजधानी यारेन। और तुवालू की राजधानी फूनाफूटी, तुवालू की राजधानी क्या है, फूनाफूटी। ठीक है, फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग एक बार, सिर्फ राजधानी, उसके बाद फिर मुद्रा पे चलेंगे। चीन की राजधानी आपको पता होगा पहले से बीजिंग है, तुर्की की राजधानी अंकारा पता होगा, फिलीपींस की मनीला पता होगा, क्यूबा का हवाना भी पता होगा आपको, लेकिन बेलीज का बेलमोपान ये आपको नहीं पता होगा। बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमोपान, बेलीज की राजधानी बेलमोपान। डोमिनियन गणतंत्र की राजधानी सेंटो डोमिंगो, डोमिनियन गणतंत्र की राजधानी सेंटो डोमिंगो। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगलप्पा, होंडुरास की राजधानी तेगुसिगलप्पा। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, ये पता होगा। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयन्ने आपको पता हो सकता है। ठीक है, टोंगा की राजधानी नोको अलाफा, टोंगा की राजधानी क्या है, नोको अलाफा। और बाना आतू की राजधानी पोर्ट विला, बाना आतू की राजधानी क्या है, पोर्ट विला। नारू की राजधानी यारेन है, नारू की राजधानी यारेन। तुवालू की राजधानी फूनाफूटी। चलिए अब मुद्रा की ओर चलते हैं। चीन की मुद्रा युआन, तुर्की की मुद्रा लीरा, फिलीपींस की मुद्रा पीसो, क्यूबा की मुद्रा पीसो। बेलीज की मुद्रा डॉलर है, बेलीज की मुद्रा क्या है, डॉलर। और बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमोपान। डोमिनियन गणतंत्र की मुद्रा पीसो है, डोमिनियन गणतंत्र की मुद्रा पीसो है, और इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो है। होंडुरास की राजधानी जो है तेगुसिगलप्पा, और इसकी मुद्रा जो है लेम्पिरा है। ग्वाटेमाला की मुद्रा जो है क्वाटजाल है, ग्वाटेमाला की मुद्रा क्या है, क्वाटजाल। फ्रेंच गुयाना की मुद्रा है फ्रैंक।
टोंगा की मुद्रा है पांग, टोंगा की मुद्रा क्या है पांग। बनातु की मुद्रा है बातू, बनातु की मुद्रा क्या है बातू। नारू की मुद्रा है डॉलर और तुवालू की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और याद तो नहीं हुआ होगा मुझे पता है, ज़बरदस्ती आप नहीं बोलिएगा कि याद हो गया। नहीं हुआ है तो वीडियो को 2 बार 3 बार थोड़ा सा पीछे कर करके देखना है, जब तक याद नहीं होता उसे याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का जो कार्य है वो है मूल का मापक करना और विनिमय का माध्यम, ये दोनों जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य, मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य, सबसे पहला कार्य हो गया विनिमय का माध्यम और दूसरा कार्य हो गया मूल्य का मापक। तो विनिमय का माध्यम जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। अब दूसरा आ गया मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य मापन की इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा को प्रयोग करने से अधिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रचुरता और उत्पादन साधन है। तो सर्वाधिक प्रचुरता और उत्पादन साधन जो है वो श्रम है। क्या है? श्रम है, यानी मेहनत है, मजदूरी है। नेक्स्ट, श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। श्रम जो है उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। क्या? श्रम। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते। पूंजी अगर आपके पास है और भूमि भी है फिर भी आप जो है उत्पादन शुरू नहीं कर सकते जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक मजदूर नहीं लाएंगे तब तक आप किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। भारत में श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है। भारत में जो है श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है। यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है जिसके बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है। अभी मैंने समझाया ना कि अगर आपके पास मजदूर नहीं है तो आप भूमि और पूंजी से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। श्रम के अभाव में किसी देश का प्राकृतिक संसाधन अल्प उपयोग में रहेंगे। अगर मेहनत मजदूर करने वाले नहीं रहें तो उसके अभाव में जो है प्राकृतिक संसाधन जो है अल्प उपयोग में रहेंगे। उत्पादन के 4 कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उत्पादन के कितने कारक हैं? 4 कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग है। वो 2 सेक्टर है C+I। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग C+I है होती है। सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपयोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है। क्या होता है? प्रत्याशित समस्त जो मांग है वैसी वस्तु पर किए गए कुल प्रत्याशित उपयोग व्यय, उपभोग व्यय जो है और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होता है। ठीक है, जिसे C+I हम लोग बोलते हैं। AD बराबर C+I यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर कंजप्शन यानी उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट। बंद अर्थव्यवस्था समग्र मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय। ठीक है। नेक्स्ट है खुली अर्थव्यवस्था समग्र मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय प्लस सरकारी व्यय। नेक्स्ट, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इस वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन सा है? इस वाक्यांशों के लिए हम लोग जनश्रुति शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? जनश्रुति। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। एक प्रकार कर संपत्ति कर जो है ये जजिया है। एक खास आदिवासी समुदाय को जनजाति कहते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था ब्रुनोई में। कहाँ हुआ था? ब्रुनोई में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रुनोई या ब्राउनाउ जो बोला भी जाता है। और हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। हिटलर का जन्म कब हुआ है? 20 अप्रैल 1889 को। 1919 में हिटलर जर्मन वर्ग से पार्टी नामक संगठन से जुड़ा था। कौन से संगठन से? जर्मन वर्ग से नामक पार्टी के संगठन से कब जुड़ा है? 1919 में। और इसका जन्म कब हुआ है? 20 अप्रैल 1889 में। इस पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया था। इस पार्टी को उसने क्या नाम दिया था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और इससे पहले नाम क्या था? जर्मन वर्ग से पार्टी। ठीक है। बाद में यह पार्टी नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। बाद में यह पार्टी किस नाम से जाना जाने लगा? नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा देकर मिला लिया। 1938 में हिटलर जो है ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिलाया है?
1938 में। और क्या नारा दिया था, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा देकर इसे मिला लिया था, ठीक है। और चांसलर कब नियुक्त हुआ था ये जर्मनी का, 30 जनवरी 1933 को। 5 साल बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया को मिला लिया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। हिटलर का जो नस्ली सोच था वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था। नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। नात्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ है, 1922 में। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर यूथ नाम दिया गया। नात्सी यूथ लीग का यानी गठन जो है 1922 में हुआ और 4 साल बाद यानी 1926 में इसका नाम जो है हिटलर यूथ का नाम दिया गया था। हिटलर की आत्मकथा है मीन कैम्प। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्यन वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। परिवहन, भंडारण, संचार और बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तु के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बार बार जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये सब नहीं बोलता हूं, जिसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने मन से नहीं करना। आप अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं वीडियो जो है अधिक बनाने का कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द इस बुक को ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। तो ये सब जो है आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग को लगता होगा कि मेरे पास पूरा टाइम रहता है, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिए, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम निकालता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है, 11:49 हो रहा है। इस कॉर्नर में आप लोग देख लीजिए। और 11:49 जो हो रहा है ये रात का 11:49 है, ना कि दिन का, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस समय मुझे वीडियो बनाना पड़ता है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, तो राज्य विधान परिषद की जो है न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 40 है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या जो किसी भी परिस्थिति में 40 से कम नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन का प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद का गठन या उन्मूलन का प्रावधान, ठीक है। विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 172 का 2, संविधान का अनुच्छेद 172 का 2 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होगी। और ये जो है भविष्य में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 172 के 2 में यह वर्णन है कि विधान परिषद जो है वो कभी विघटित नहीं होगी। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन हो जाता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करता है, किंतु त्यागपत्र और मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार जो है विधान परिषद की सदस्यता हेतु 30 वर्ष की आयु जो है वो होनी चाहिए। वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। सबसे पहला आप अगर याद करने का सिस्टमेटिक याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कीजिए, बिहार, यूपी और ऊपर से एक और राष्ट्र है कौन सा, महाराष्ट्र, ठीक है। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र का एक साथ रखिए और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक को एक साथ रखिए। 6 याद रहेगा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है, तो लोकटक झील को जो है तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। तैरते द्वीपों की झील लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील में फुमडी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। किसके द्वारा,
फुमडी के द्वारा। इसे याद रखिएगा, भविष्य का क्वेश्चन है ये कि लोकटक झील में किसके द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है, तो फुमडी, ध्यान रखिएगा। लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। लोकटक झील जो मणिपुर है वहाँ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ स्थित है। ठीक है, महत्वपूर्ण झील एवं उनकी अवस्थिति देख लीजिए। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, और ढेवर जयसमंद झील जो है उदयपुर राजस्थान में है। भारत की प्रमुख झील से संबंधित एक मैप दिया हुआ है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा जूम करके। ठीक है, नहीं होगा तो मैं अच्छे से सिर्फ इसका जितना ये छोटा सा है इतना का एक अलग से फ़ोटो खींच के पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। वैसे पढ़ने लायक है, फिर भी उतना अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में है, तो वो हो जाएगा आपका जमुई जिला। कौन सा हो जाएगा, जमुई जिला। बिहार राज्य के जमुई जिला के सोनो प्रखंड के करमटिया गांव के पास सर्वाधिक सोने का भंडार अवस्थित है। धात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर परिशोधित किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता इत्यादि। और धात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें परिशोधित नहीं किया जा सकता है, केवल उन्हें खुरच कर अथवा काट कर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कोयला, चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम इत्यादि। देश में सबसे ऊंची कोटि का चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर जिले में फैले कैमूर के पठार में पाया जाता है। सबसे ऊंची कोटि का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, रोहतास एवं कैमूर जिले में। ठीक है, जैसे पायराइट्स हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सभी। बिहार का प्रमुख खनिज देख लीजिए, सोना आपको पाया जाएगा जमुई के करमटिया जो कि सोनो प्रखंड में पड़ता है। सीसा आ जाएगा भागलपुर में, और क्वार्टर जो है ये जमुई में पाया जाता है। गंधक रोहतास के अमझोर में पाया जाता है। कोयला औरंगाबाद में। यूरेनियम जो है गया में पाया जाएगा। फायर क्ले जो है मुंगेर और रोहतास में पाया जाएगा। और बेरिलियम जो है गया नवादा क्षेत्र में पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास बंजारी क्षेत्र में। और फिर खनिज तेल जो है मुंगेर और राजगीर के क्षेत्र में पाया जाता है। अवरख गया, नवादा, मुंगेर और जमुई में पाया जाता है। चीनी मिट्टी जो है भागलपुर, बांका, कटोरिया, भागलपुर और बांका की कटोरिया एवं मुंगेर में चीनी मिट्टी पाया जाता है। लिथियम गया में पाया जाएगा। और बॉक्साइट जो है मुंगेर में और रोहतास में। और फिलोस्फर जो है गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई में पाया जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। सोना आपको जमुई में, सीसा भागलपुर में, क्वार्टर्स जमुई, गंधक रोहतास का अमझोर, कोयला औरंगाबाद, यूरेनियम गया, फायर क्ले मुंगेर और रोहतास। फायर क्ले कहाँ है, मुंगेर और रोहतास। बेरिलियम है गया एवं नवादा क्षेत्र। बेरिलियम कहाँ है, गया और नवादा क्षेत्र है। नेक्स्ट है खनिज तेल मुंगेर और राजगीर, और डोलामाइट है रोहतास में। अवरक जो है गया, नवादा, मुंगेर, जमुई है। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका एवं मुंगेर। लिथियम गया में है। बॉक्साइट मुंगेर में, रोहतास में। और फिलोस्फर जो है गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था। ये जो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया। कब क्या होता, 7 अगस्त 1942 को। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। कितने मिनट तक, लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। 8 अगस्त की रात मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें गांधी जी को कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और मौलाना अबुल कलाम को बांकुरा जेल में। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया है, बांकीपुर जेल में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में। तब फिर से एक बार देख लीजिए, गांधी जी को आगा खां पैलेस, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है बांकुरा जेल। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। कौन सा पैम्पलेट, दी वे आउट, इसे ध्यान रखिएगा। किसने जारी किया था, सी राजगोपालाचारी ने 1944 में, जिसे CR फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद के
इलाहाबाद में तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। 1 अगस्त 1942 को जो है इलाहाबाद में तिलक दिवस के रूप में मनाया गया था। 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में था। कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और मद्रास और बम्बई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? तो ये जो हैं संकलित हैं तुकाराम के उपदेश। मध्यकालीन संत तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तुकाराम शिवाजी के। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। किस पे बल दिया था तुकाराम? हिंदू मुस्लिम एकता पर, तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना किया था। तुकाराम कौन से संप्रदाय का स्थापना किया था? वारकरी संप्रदाय का स्थापना किया था। अभंग विट्ठल या निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। अभंग विट्ठल या निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। अभंग सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी कर कटेवरी ठेबोनिया, इस प्रकार से अभंग जो है लिखा जाता था और गाया जाता था। भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ दादू दयाल का स्थान प्रमुख है। भक्ति परंपरा में जो है कबीर और गुरु नानक के साथ किसका स्थान प्रमुख है? दादू दयाल का। दादू का जन्म संभवतः अहमदाबाद में हुआ था। नामदेव रामानंद के शिष्य के समकालीन थे। इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो दर्जी परिवार में हुआ था। कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। कबीर के बाद जो है रामानंद के शिष्य में कौन प्रसिद्ध हुए? रैदास प्रसिद्ध हुए। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के भजन का संग्रहित है। चित्तौड़ की रानी झाला उनकी परम शिष्या थी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? ये जो बनता है नायलॉन। नायलॉन जो है बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। क्या? नायलॉन। ठीक है। बहुलक जो है, बहुलक को बृहद अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जिसका द्रव्यमान अति उच्च 10⁻³ से 10⁻7 में होता है। इन्हें बृहद अणु भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बृहद अणु भी कहते हैं। पुनरावृत्त संरचनाएं इकाइयों एकलकों के बृहद पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। बहुलकों के संबंधित एकलकों से विचरण के प्रक्रम को बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। स्रोतों के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक पादप तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन और रबर। प्राकृतिक बहुलक जो है पादप और जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण में आ गया प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च और रेजिन और फिर रबर। अब आ जाइए अर्ध संश्लेषित बहुलक, जो कि सेलुलोज व्युत्पन्न। उदाहरण है सेलुलोज एसीटेट रेयन जिसको बोलते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, ये है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब आ जाइए संश्लेषित बहुलक पे, और इसका उदाहरण है प्लास्टिक, नायलॉन 66। प्लास्टिक तो हो गया पॉलीथीन, नायलॉन 66 संश्लेषित रेशा से बनाया जाता है, और ब्यूना जो है संश्लेषित रबर से बनाया जाता है। बहुलकन अथवा बहुलीकरण ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। योगात्मक बहुलकन, श्रृंखला विरोधी बहुलकन जिसको बोलते हैं। इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक एक ही प्रकार के एकलक अथवा विभिन्न एकल अणुओं के परस्पर योग से मिलकर बनते हैं। प्रयुक्त होने वाले एकलक और संतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्केडाइन और अनेक व्युत्पन्न। योगज बहुलक का उदाहरण पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पॉलीएक्रिलोनाइल ट्राइल। ठीक है। नेक्स्ट है संघनन बहुलकन, जो कि पदशः वृद्धि बहुलकन होते हैं। इस प्रकार के बहुलकन में सामान्यतः दो द्विक्रियात्मक एकलकों के पुनरावृत्त संघनन अभिक्रियाओं में के परिणाम स्वरूप सरल अणुओं जैसे जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे सरल अणुओं का ह्रास हो सकता है, और उच्च आणविक द्रव्यमान वाले संघनन बहुलक बनते हैं। संघनन बहुलक के उदाहरण हो गए पॉलीएमाइड, जो कि नायलॉन 66 और नायलॉन 6 हैं, और दूसरा हो गया पॉलिस्टर। उसके बाद आ गया फिनॉल। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक होते हैं। इससे ये जो संबंधित है बेकेलाइट और संबंधित बहुलक से संबंधित है। ठीक है। मेलेमीन जो है फॉर्मल्डिहाइड बहुलक है, और टेरेलिन अथवा डेक्रोन इत्यादि। व्यापारिक महत्व के कुछ अन्य बहुलक, पॉलीमर, एकलक और उपयोग। देखिए सबसे पहले पॉलीमर बहुलक के बारे में देख लीजिए। पॉलीप्रोपीन है और इसका एकलक जो है प्रोपीन है, और इसका उपयोग जो है रस्सियों में, खिलौने में, पाइप रेसे आदि बनाने में किया जाता है। आ जाइए पॉलीस्टाइरीन, इसका एकलक जो हो जाएगा
स्टायरीन हो जाएगा, और विद्युत रोधी वस्तुओं को लपेटने और खिलौने, रेडियो और टेलीविज़न कैबिनेट बनाने में किया जाता है। तीसरा है पॉलीविनाइल, इसका जो है एकलक है विनाइल क्लोराइड है यानी पीवीसी है। बरसातियाँ, बैग, वाइलिन क्लोराइड, फर्श और पाइप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, जो कि यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड इसका एकलक है, और ना टूटने वाले कप और पटलित चादरें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लिप्टल जो है एथिलीन ग्लाइकोल है, और थैलिक अम्ल इसका एकलक है, और इसका प्रयोग जो है प्रलेप और प्रलाक्स बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, और इसका प्रयोग कंघी, विद्युत स्विच, बर्तन के हत्थे और कंप्यूटर डिस्क बनाने में किया जाता है। नोट: प्राकृतिक रबर सिस एक 4 पॉलीआइसोप्रीन है, और इसे सल्फर के साथ वल्कनीकरण प्रक्रिया द्वारा अधिक कठोर बनाया जाता है। नियोप्रीन और ब्योना एन संश्लेषित रबर है। संश्लेषित बहुलक में अपशिष्टों से स्थितिज पर्यावरणीय संकट को देखते हुए कुछ जैव निम्नीय बहुलकों जैसे PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6 का विकल्प के रूप में विकास किया गया। टेफ्लॉन आवरण का 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर क्षरण हो जाता है। एक्रिलिक रेसे धब्बों, रसायनों, कीटों एवं कवक के प्रति अच्छी प्रतिरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करना आरंभ किया था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में सामाजिक प्रभाव के रूप में स्त्रियों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन देखने में आया। चूँकि युद्ध में अधिकांशतः पुरुष मारे गए थे, जिसके कारण जहां संभव था वहां महिलाओं ने बड़े स्तर पर कार्यभार सुचारू रूप से संभाला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति न केवल सुदृढ़ हुई अपितु वे पुरुषों पर अपनी आश्रितताओं से मुक्त हो सकी। कार्यशील जनसंख्या में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के फलस्वरूप महिलाओं ने 1918 में इंग्लैंड और 1920 में जर्मनी में मताधिकार का अधिकार दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध 29 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। तत्कालिक कारण जो था इसका 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सराजेवा में हत्या कर दिया गया था, और इसे सराजेवा का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। टेनेनबर्ग युद्ध, जो कि 26 से 31 अगस्त 1914 को हुआ था। टेनेनबर्ग युद्ध। ठीक है। मार्न का युद्ध 5 से 10 सितंबर 1914 हुआ था। मार्न का युद्ध। सरीबैर तथा सुबला खाड़ी का युद्ध 6 से 10 अगस्त 1915 को हुआ था। सरीबैर तथा सुबला खाड़ी का युद्ध। वर्दू का युद्ध 21 फरवरी 1916 से 20 अगस्त 1917 तक चला था। आमिये का युद्ध 8 अगस्त से 1918 8 से 11 अगस्त तक चला था। वितोरियो वेनेतो का युद्ध 23 से 29 अक्टूबर 1918 तक चला था। मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, और केंद्रीय शक्ति में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया। कब किया था? 28 जून 1919 वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध पे आ जाते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किया। कब? 1 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात हुआ। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, और धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो वो जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। अति सघन वन जो है पश्चिमी चंपारण में मिलता है। भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर कितना है? 2341 वर्ग किलोमीटर, जो कुल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। जिला में वनावरण सघनता के अनुसार
अधिक घने वन जो है पश्चिमी चंपारण में 249.34 वर्ग किलोमीटर है, और मध्यम रूप से घने वन जो है पश्चिमी चंपारण में ही है 548.47 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन जो है कैमूर में है 531.73 वर्ग किलोमीटर। बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र अति सघन वन जो है 70%, 4.5%, और 2021 के अनुसार 333 वर्ग किलोमीटर। मध्य संगम वन जो है 40 से 70%, 44.5%, और 3286 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन जो है 10 से 40% में है, और ये जो 51% है 3762 वर्ग किलोमीटर। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्ष आच्छादित भूमि को वन आच्छादन माना जाता है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो रही है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो रही है बताइए? तो वो हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अब आ जाइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दादरा नगर हवेली 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और लक्षद्वीप जो है 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सिक्किम जो है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? तो किस राज्य में ये कौन से भाग में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, भाग 4। ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। निर्देशक तत्वों का महत्व: लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 का क, 43 का क और 48 का क को शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है। केटी शाह के शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान का आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप उल्लेख है। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। न्यायिक पुनर्वलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों को भी समीक्षा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत पृथ्वी से वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस का एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करता है। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोफॉर्म। एक सेकेंड फिर से, सबसे पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पांचवा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म और छठा है मिथाइल ब्रोमाइड, सातवां है ब्रोमोक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये 7 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है वियना कन्वेंशन किया गया था 1985 में और 1988 में कार्यविधि में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। किगाली समझौता रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन श्रेणी में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, 6400 का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि 11 फरवरी से लेकर 7 जुलाई तक कितने दिन होते हैं। यहाँ निकाला गया है 11 फरवरी से 7 जुलाई तक जो है 146 दिन होता है, तो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 6400 गुना 6 साल कह रहा है ना, हाँ 6% कह रहा है, 6% और 146 दिन बटा में 365 लेना पड़ेगा क्योंकि दिन पे हम लोग बना रहे हैं, और गुना 100 सॉल्व कीजिएगा 153 रुपया 60 पैसा आ जाएगा आंसर। अवसर की समानता संबंधित है, तो अवसर की समानता संबंधित है अनुच्छेद 16 से।
मौलिक अधिकार जो है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों से सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग जो है ये अपवाद में रहेंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से हैं? तो फ्रांस के शासक जो लुई 16वां है वो बुर्बो राजवंश से हैं। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पे बैठे थे। कब बैठे थे? 1774 में। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। मिरासियो और ओबेसिये ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। मिरासियो और ओबेसिये ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया। कब बनाया? 1791 में। सन 1791 में संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। फिर 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। 21 सितंबर 1792 को जो है राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को क्या घोषित किया गया? गणतंत्र घोषित किया 1792 में। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह की सजा में कौन सी सजा दी गई? मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसके सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कब फांसी दिया है? 1793 21 जनवरी। फ्रांस का राष्ट्रीय गान रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले है। फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है? मार्सिले है और इसके रचयिता कौन है? रॉजेट दी लाइल। रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। तो रस संवेदी ग्राही जो है स्वाद का पता लगाते हैं। ये जीभ पर मौजूद होते हैं। स्वाद कलिकाओं में समान रूप से फैली होती है। संवेदी ग्राही विशेष अंगों जैसे आँख, कान और यहाँ पे नाक होना चाहिए, नाक और मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी होता है। जीभ का सारा पृष्ठ छोटे बड़े अंकुरों से ढका होता है। इसमें स्वाद कलिकाएँ होती है जिनमें मनुष्य को विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान प्राप्त होता है। 4 प्राथमिक स्वाद किस्मों को आमतौर पर मीठे, खट्टे, नमकीन और कड़वे के रूप में पहचाना जाता है। जीभ का सिरा मिठास और नमकीनपन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। जीभ दांत के भीतरी सतह को साफ और चिकनी रखती है तथा भोजन को निगलने में व हमें बोलने में मदद भी करती है। घ्राणग्राही यह घ्राण न्यूरॉन्स की सतह पर मौजूद है। इनका मुख्य कार्य गंध को महसूस करना है। घ्राणग्राही हमारी नाक में, यह नाम नहीं होगा, हमारी नाक में स्थित है। घ्राणग्राही कहाँ है? हमारी नाक में स्थित है। अब आ जाइए काई संवेदी ग्राही। मानव में ये ग्राही स्पर्श और तापमान का अनुभव कराती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी जो है वो सही है, ये पूछ रहा है।
तो इसमें देख लीजिए सोडियम Na ये सही है, बाकी सब गलत है। तो आगे देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है, सब पता चल जाएगा। किसी भी तत्व का प्रतीक चिन्ह उसमें लैटिन नाम से दिया जाता है। जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम, इसलिए इसे Na प्रतीक चिन्ह दिया गया है। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H, सोडियम Na, पोटेशियम K, आयरन Fe, और फिर आर्सेनिक As, सिल्वर Ag, और फिर टीन Sn, एंटीमनी Sb, टंगस्टन W, गोल्ड Au, मरकरी Hg, लेड Pb, रेडोन Rn। सेंटियागो राजधानी है किसका, तो सेंटियागो राजधानी है चिली का। विश्व के प्रमुख देश की राजधानी एवं मुद्रा, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो और मुद्रा है पीसो। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, मुद्रा है पीसो। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन और मुद्रा है डॉलर। पेरू की राजधानी लीमा, मुद्रा है न्यू सोल। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, मुद्रा है रियल। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो, मुद्रा US डॉलर। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा पीसो। बोलिविया की राजधानी लापाज, मुद्रा बोलिवियानो। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन, मुद्रा डॉलर। बहामास की राजधानी नसाउ, मुद्रा डॉलर। फिर से एक बार देख लेते हैं। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, पेरू की राजधानी लीमा, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, इक्वाडोर क्वेटो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, बोलिविया लपाज, बरमूडा हैमिल्टन, बरमूडा का हैमिल्टन, बहामास का नसाउ। उरुग्वे की मुद्रा पीसो, गुयाना डॉलर, पेरू न्यूसोल, ब्राज़ील रियल, इक्वाडोर US डॉलर, अर्जेंटीना पीसो, बोलिविया बोलिवियानो, बरमूडा डॉलर और बहामास डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का प्रभाव नहीं है, तो एल नीनो का प्रभाव नहीं है। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, यह जो एल नीनो का प्रभाव नहीं है। अब आ जाते हैं एल नीनो पर। एक एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। एल नीनो क्या है, एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है, बालक ईसा, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है। समुद्री जल में वाष्पन में अनियमितता आ जाता है, क्योंकि इसके जल की जो है अब वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा जाता है तो वाष्पन तो होगा ही, उसमें अनियमितता तो आना ही है। प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, तो यूनेस्को का जो मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना करना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को की स्थापना 16 सितंबर 1945 को किया गया। यूनेस्को की स्थापना कब किया गया, 16 सितंबर 1945 को, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है। देखिए आप एक चीज़ गौर किए होंगे, जितने भी सेट, ये चौथा सेट हम कवर करवा रहे हैं, तो प्रत्येक सेट में 1-2 क्वेश्चन जो है जनगणना से रिलेटेड है। तो जनगणना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो वो जिला हो जाएगा आपका पूर्णिया। पूर्णिया जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। और राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा 73.37%, पटना हो जाएगा 70.68%, भोजपुर 70.47%, मुंगेर 70.46%, औरंगाबाद 70.32%। फिर से देख लीजिए, रोहतास सर्वाधिक है, रोहतास के बाद पटना, पटना के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद औरंगाबाद। रोहतास का है 73.37,
पटना 70.68, भोजपुर 70.47, मुंगेर 70.46 और औरंगाबाद 70.32। और न्यूनतम साक्षरता में देख लीजिए, पूर्णिया 59.06, कटिहार 59.36, सीतामढ़ी 60.64% और शिवहर जो है 61.36%। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास में है 82.88%, भोजपुर जो है 81.74% और बक्सर जो है 80.72%। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास 62.97%, मुंगेर 62.08% और पटना जो है 61.96%। राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में न्यूनतम है, क्योंकि पूर्णिया में वैसे भी न्यूनतम है ही, तो पुरुष साक्षरता भी न्यूनतम है। और कटिहार में उसके बाद नेक्स्ट है महिला में साक्षरता न्यूनतम में सहरसा आ जाएगा और मधेपुरा आ जाएगा। उसके बाद बिहार की साक्षरता दर 61.8%, जिसमें पुरुष 71.2% और महिला जो है 51.8% है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो दूरी और समय के ग्राफ का जो ढलान देता है वो चाल देता है। क्या देता है? चाल देता है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में समय जो है एक्स एक्सिस पर और दूरी जो है वाई एक्सिस पर प्रदर्शित किया गया है। ये है दूरी, और ऐसे वाला जो ये सामने वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, ये है चाल। अब आगे देख लीजिए, एक्स एक्सिस दूरी, वाई, ठीक है, एक्स एक्सिस जो है समय है, ये क्या है? ये समय है और ये है दूरी, तो इससे हमें चाल प्राप्त हो जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफ के बारे में। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल से तय करती है तब उसकी चाल एक समान होती है, अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो कालाशोक जो है वो शिशुनाग राजवंश से संबंधित है। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा था। शिशुनाग वंश की समय अवधि 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व रहा है। कालाशोक का पुराण तथा दिव्यावदान में नाम जो है काकवर्ण मिलता है। कालाशोक का नाम जो है पुराण और दिव्यावदान में क्या मिलता है? काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसी के समय बौद्ध संघ दो भागों में स्थविर और महासंघिक में बट गया था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था। देखिए, बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते हुए महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू से मारकर हत्या कर दिया था। महाबोधि के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र। क्वेश्चन पूछ सकता है किसके अनुसार? तो महाबोधि के अनुसार, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जिसकी पहचान जो चंद्रगुप्त मौर्य किससे किया है? सेंड्रोकोटस। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। और विलियम जोन्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। उसने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज को बनाया था और बाद में जाके पाटलिपुत्र को बनाया था। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेनिक है। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम क्या है? श्रेनिक था। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सिमुक ने किया। उसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित किया। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक थे, सातकर्णी गौतमीपुत्र थे, और फिर वशिष्ठिपुत्र और पुलुमावी, ये सभी जो है प्रमुख शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल में गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ के बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की।
सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही किया था। भूमि को जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ कौन किया था? सातवाहन शासकों ने। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है, तो वो परत हो जाएगा कॉपर, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यौगिक की परत होती है। तांबे की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा संचारित होता है, जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन द्वारा संचारित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेता है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद काली हो जाती है। ये वस्तुएं हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। तांबा, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, मानव ने सर्वप्रथम इसी धातु का खोज व उपयोग किया था। इसकी विशिष्ट गुरुत्व जो है 8.95 है। क्वथनांक 2300 डिग्री सेल्सियस और गलनांक 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह ऊष्मा व विद्युत का उत्तम चालक तथा पतन्य व आघात वर्धनीय है। हवा में खुला रखने पर इसका संक्षारण होता है। यह सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है, जबकि तनु अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर ऑक्साइड गैस बनाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण व तार बनाने में, विद्युत लेपन व मुद्रण में, कैलोरीमीटर, बर्तन व सिक्कों बनाने में, पीतल, कांसा, गनमेटल, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो इसकी जमानत राशि 15,000 होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं की पूर्ण करना आवश्यक है, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र पूरा होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता होनी चाहिए, वो संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ पद पर ना हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। 1997 में पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों का संख्या 10-10 थी तथा जमानत राशि 2500 थी। 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? वो कंपनी है टाटा। कौन सी कंपनी है? टाटा। लेबवर्ड भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार थी। कौन सी? लेबवर्ड। इसे 1993 में टाटा ने बनाया था। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह के जनक जमशेदजी टाटा हैं। टाटा समूह को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने रतन टाटा जी का महत्वपूर्ण योगदान। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो लाल लेटेराइट मिट्टियाँ जो है वो काजू के लिए अधिक प्रयुक्त है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यह मिट्टी का विकल्प उन क्षेत्रों में होता है जहाँ उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होता है। अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और अमोनियम के यौगिक मिट्टी में शेष बचे रहते हैं। यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है एवं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपाद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा के पठारी क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्र एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी रबर और कॉफ़ी के फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज एवं मसालों की कृषि की जाती है। द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है निक्षेपण। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण।
इसमें वाष्प जमाव भी कहते हैं, जो कि ऊर्ध्वपातन के विपरीत होता है। यह एक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है। जमाव तब होता है जब गैस के रूप में कोई पदार्थ अवस्था बदलकर ठोस बन जाता है। गैसीय पदार्थ मध्यवर्ती तरल अवस्था को दरकिनार कर जमा हो जाता है, आमतौर पर क्रिस्टल के रूप में। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में। जमाव का एक उदाहरण होता है वायुमंडल में जलवाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है, जैसे पाला बनना। दूसरा उदाहरण चिमनी की दीवारों पर जमा होने वाली कालिख है। उदरपातन के बारे में बात कर लेते हैं। उदरपातन एक प्रकार का चरण परिवर्तन है, जो तब होता है जब कोई ठोस तरल चरण को छोड़कर सीधे गैस में बदल जाता है। इसका एक सामान्य उदाहरण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। यह एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ के चरण आरेख में उसके त्रिक बिंदु के नीचे होती है। जिस तापमान में दबाव के तहत ऊर्ध्वपातन होता है, वह प्रणाली रासायनिक और भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। ठोस से सीधे गैस में संक्रमण से जुड़ी ऊर्जा को ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बात करते हैं संघनन के बारे में। गैस से द्रव बनने की प्रघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत होता है। वर्षा का एक प्रकार संघनन है। वर्षा का एक प्रकार क्या है? संघनन है। और संघनन के प्रकार में देख लीजिए, ओस आ जाएगा, पाला आ जाएगा, कोहरा, धुंध और बादल, ये सभी संघनन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है जमना, जिसे सॉलिडिफाई बोला जाता है। किसी द्रव पदार्थ का ठंडक के कारण समय पाकर अथवा और किसी प्रकार गाढ़ा होना या किसी तरल पदार्थ का ठोस हो जाना ही जमना कहलाता है, जैसे पानी का बर्फ जमना, दूध से दही जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी आर श्रीजेश और सुविता पूनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको हॉकी से। पी आर श्रीजेश का पूरा नाम है परतु रविंद्रन श्रीजेश। इनका जन्म केरल में हुआ है। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का खिताब जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। यह कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में खेला गया। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और 2023 का खिताब कौन जीता था? जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर। नेक्स्ट है रुधिर कणिका, जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। तो रक्त के थक्का निर्माण में जो रुधिर कणिका सहायक है, वो कौन सी रुधिर कणिका है? वो है प्लेटलेट्स। शरीर के किसी अंग को कट या फट जाने से रुधिर प्लेटलेट्स अधिक संख्या में एकत्र होकर आपस में चिपक जाते हैं एवं रुधिर स्राव जो है वो बंद कर देते हैं। रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर के बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। रक्त का स्कंदन थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। यह जाल में भरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ से उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। नेक्स्ट है एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेषज्ञ कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में कैल्शियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आते हैं रुधिर यानी ब्लड के बारे में बात करते हैं। यह एक लाल संयोजी उत्तक है। एक समान मनुष्य में 6 लीटर रुधिर विद्यमान होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन, विटामिन, खनिज लवण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाना, हार्मोन को निर्दिष्ट स्थान तक वहन करना, उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, जीवाणुओं अन्य पदार्थ को नष्ट करना इत्यादि। ब्लड यानी रुधिर के 2 भाग हैं। पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। मनुष्य के शरीर में सारे रुधिर का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा है और शेष 45% भाग जो है रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स मौजूद होता है। प्लाज्मा में 90% जल, शेष 10% जो है प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक आदि पदार्थ होते हैं। तो प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूलिन जो है ये दोनों प्रोटीन रक्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट। औसत व्यास इसका 7.7 मिलीमीटर एवं मोटाई 2 मिलीमीटर और आकार गोलाकार होता है। इसका केंद्रक दिखाई नहीं देता है। आरबीसी का जो केंद्रक है वो दिखाई नहीं देता है। आरबीसी में एक प्रोटीन एवं रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण उन कण के रंग लाल होता है।
एवं इनमें O2 लेने तथा देने की क्षमता होती हुई। आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है एवं इनका विनाश 90 से 120 दिनों के बाद प्लीहा में होता है। आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। और विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। शिराओं की रुधिर नीला या बैंगनी, अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एवं धमनियों का रुधिर लाल या गुलाबी होता है जो कि शुद्ध होता है। शिरा में कौन सा? शिरा में देखिए अशुद्ध रक्त होता है जो कि नीला या बैंगनी कलर का होता है, और धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है जो कि लाल या गुलाबी रंग का होता है। फुफ्फुस शिरा में के अतिरिक्त सभी शिराओं के रुधिर में CO2 तथा फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियां के रुधिर में O2 रहता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट, अनियमित आकृति होती है श्वेत रक्त कणिकाएं का। इसमें केंद्रक होता है पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। व्हाइट ब्लड सेल में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है लेकिन केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिसमें कण पाए जाते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इओसिनोफिल, तीसरा है बेसोफिल। ये सभी अस्थि मज्जा में बनते हैं। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक तथा बेसोफिल सबसे कम पाया जाता है। एग्रेनुलोसाइट जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। ये लिम्फोड में बनते हैं। तीसरा आ गया आप रुधिर प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये सूक्ष्म रंगहीन केंद्रहीन लगभग 2 से 4 मिलीमीटर होना चाहिए था व्यास के होते हैं। यह अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट से बनता है और कई दिनों के पश्चात इनका विनाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह जो है स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। क्या है? राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। जब संवैधानिक संशोधन विधेयक का राष्ट्रपति के पास जाता है तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। और यह कब किया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये लाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार 368 के संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, जिसके विभिन्न चरण हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या के आधे या आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं। ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो ये विधेयक है विमान मसौदा अधिनियम 2023। इसके अंतर्गत विमानन क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एवं सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया गया है। यह एक्ट मौजूदा विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगी। किसका स्थान लेगी? 1934 का स्थान लेगी, 2023 वाला एक्ट। वर्तमान में भारत के विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता जो है 100% 100% नहीं हो सकती है। व्याख्या जो है, ऊष्मा ऊर्जा के पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता किसी प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा निर्धारित करता है। यह नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कदापि 100% नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि ठंडे ऊष्मा भंडार की मुक्त ऊष्मा को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता है। प्रशीतक के लिए द्वितीय नियम यह बताता है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता है। प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ फ्रियोन गैसें उच्च दाब में निम्न दाब के क्षेत्र में गैस के अचानक प्रसार होता है, जिसके कारण फ्रियोन ठंडी हो जाती है तथा वाष्प द्रव मिश्रण में रूपांतरित हो जाता है। पॉइंट बी है, इस ठंडे तरल द्वारा उस भाग से ऊष्मा का अवशोषण जिसे ठंडा करना है होता है, इसे तरल वाष्प में रूपांतरण हो जाता है। निकाय पर किए गए बाह्य कार्य द्वारा वाष्प का गर्म होना तथा वाष्प द्वारा परिवेश में ऊष्मा मुक्त करके कार्यकारी पदार्थ को एक चक्र पूरा कर पुनः अपनी आरंभिक अवस्था में वापस लाना है। इस प्रकार प्रशीतक का निष्पादन गुणांक होता है, या Q2 ठंडे ऊष्मा भंडार से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा तथा W निकाय प्रशीतक पर किया गया कार्य है। परिभाषा के अनुसार n का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, जबकि अल्फा का मान जो है 1 से अधिक नहीं हो सकता है।
ऊष्मा का संरक्षण द्वारा गर्म ऊष्मा भंडार को मुक्त की गई ऊष्मा अर्थात Q1 बराबर W+Q2 होता है। और नेक्स्ट, ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में संपात्रिक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार निकाय पर बिना कुछ बाह्य कार्य किए कोई प्रशीतक कार्य नहीं करता है। प्रशीतक पर बाह्य कार्य W कमी भी शून्य हो सकता है, बाह्य कार्य जो है वो भी शून्य हो सकता है। कैवलिन तथा प्लैंक के द्वारा प्रतिपादित ऊष्मा सिद्धांत के अनुसार किसी आदर्श ऊष्मा इंजन की संभावना को खंडन किया गया है। कैवलिन प्लैंक प्रकथन, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडारण की ऊष्मा का अवशोषण करना तथा उस ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी तब होगी जब संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होगा। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। इसका शर्त है आय में परिवर्तन ना हो, वस्तु साधारण हो और उपभोक्ता की रुचियों आदतों में परिवर्तन ना हो। और अपवाद में मांग का नियम घटिया वस्तुओं यानी कि फिर वस्तु पर लागू नहीं होता है। युद्ध और आयात परिस्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही ये बताना 2023 के फाइनल के बारे में। इसमें जो सही है वो सही है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया था 2023 के वर्ल्ड कप में। क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2023 फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6ठी बार विश्व कप जीत लिया। भारत 1983 और 2011 में विश्व कप जीता है। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया जबकि सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। स्मरणीय है कि विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर लिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग फिर से 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे। वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि 50-50 क्वेश्चन का एक वीडियो रहे और आप लोग इसे पूरा का पूरा पढ़े में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो हम बहुत जल्दी इस बुक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।